काउंसिल को ज़रूरत हो। तो मैंने एक मलिक साहब एक बात नोट की, मैंने मेरा मुझे एक लड़का मिला, वो अभी बन रहा है वकील, ठीक है, तो उसने वो कहता है कि मैं वकील बन रहा हूँ, मुझे कोई रोक के दिखाए। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा आपसे पूछते हैं, मेरे सवाल बड़ी देर से मेरे ज़हन में ना, मुझे बार बार कह रहा कि पूछो, लाजमी पूछो, क्या वकील कानून से बालातर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या वकील नाइल्मी है? वो कॉलेज और स्टडी लाइफ में जो कुछ लोगों को गलत माइंड बना होता है, वो समझते हैं कि शायद एक वकील हम बन जाएंगे तो हम कानून से बालातर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में एक वकील जो है ना, वो कानून को अच्छी तरह समझता है और वो चीज़ों को कानून को फॉलो करवाना और वो अच्छी तरह उस चीज़ों को लेके मैनेज करता है। पहले अपने पे जाहिर सी बात है अमल करेंगे हम, तो फिर ही दूसरों को बताएंगे। आप कहते हैं ना, 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। बिल्कुल। अगर वो एक बन रहा है और वो आपको अपने आप को कानून से बालातर समझता है, तो ये उसकी अपनी खुद की थिंकिंग है। उसको कानून ने कुछ ऐसा बावर नहीं करवाया कि वो खुद समझे कि मैं अब इससे ऊपर चले गया हूँ, और वो ये उसकी इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी है, वो उसका अपना एक। अदरवाइज ऐसा तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, कानून की पासदारी की जाती है एज ए लॉयर? आपकी क्या थॉट्स हैं? जो फ्रैंकली बताऊं तो इस वक्त के हालात है ना, तो बिल्कुल मुझे तो चीज़ें नहीं समझ आ रही कि कानून की पासदारी हो रही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वो चल रहा है। गरीब आवाम के लिए हम लोग कानून बना देते हैं, और जो हमारे अशरफिया है उनके लिए कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। हर जगह पर इस वक्त तो जो है ना, वो मजलूम पर जुल्म हो रहे हैं, और जो जिसके पास कोई थोड़ी सी अथॉरिटी है वो कानून से साइड पर है। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त सारा कुछ। फौजदारी एक्ट के बारे में बताएं ज़रा थोड़ा सा। ये क्या बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। ठीक है। क्रिमिनल है, कोई भी किसी माशरे में कोई जुर्म होगा तो उसको उस कानून में फौजदारी एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड है, नैब रेफरेंस, नैब भी एक क्राइम जो बड़े लेवल के वाइट कॉलर क्राइम्स हैं वहाँ पर आ जाता है। फिर एफआईए के क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो भी क्राइम है वो फौजदारी एक्ट में आते हैं। ठीक है। जो सिविल है इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। सिविल की बेसिकली ऐसा समझ लें कि बेशुमार काइंड, उसमें कॉर्पोरेट भी आ जाता है, फैमिलीज भी आ जाते हैं, गार्डियन भी आ जाते हैं। इसको हम सिविल की एक कैटेगरीज कर लें। ठीक है। और जो फौजदारी एक्ट है जिनको हम क्रिमिनल केसेस कहते हैं, उसमें जो जुर्म होगा वो सारे फौजदारी। इमरान खान साहब के केस को किस तरह देखते हैं एज ए लॉयर? आपकी उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस कहता है कि बेल है उनकी हो जाएगी? इमरान खान का जो इस वक्त बेसिकली जिसमें इमरान खान को तोशाखाना में रिहाई मिली है, फिर अब साइफर में बेसिकली, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए तोशाखाना केस है क्या। तोशाखाना केस है कि हमारे मुल्क के जो भी बड़े अहदेदार, सरकारी वज़ीर आज़म, सदर या कोई भी बड़ा अहदेदार जो किसी बाहर के मुल्क में विजिट करता है, सरकारी तौर पर विजिट करते हैं, तो उनके मुल्क के जो सेम होते के लोग होते हैं या दूसरे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो तोहफे के तौर पर कोई चीज़ उनको अनायत करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में 1974 में कानून बना था, उससे पहले तो नहीं था ये, कि जो भी बाहर के मुल्क से किसी को अहदेदार को गिफ्ट मिलेगा तो वो ला के पाकिस्तानी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उस खजाने में जमा करवाएगा। और अगर उस तोहफे की मालियत 10,000 रुपये से कम है तो वो एज ए फ्री अपने पास रख सकता है। हाँ, अगर वो 10,000 से ऊपर है तो पहले तो ये था कि अगर वो 1 लाख रुपए से कम है उसका 15%। ठीक है। और फिर अगर वो 4 लाख से ऊपर है तो उसका 20% पे करके, तो वो जिसको वो तोहफा मिला है सिर्फ वही बंदा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी राइट पर ले सकता है। ठीक है। अगर वो नहीं लेना चाहता तो फिर उसकी ऑक्शन होगी और कोई भी उसकी कीमत पे करके उसको परचेज करेगा। 2018 में जब इमरान खान आया तो उसने देखा कुछ, उसने तोहफे पैसे 20% पर भी इमरान खान साहब ने खुद भी वसूल किए, लेकिन उन्होंने कहा कि 20% ये एक जुल्म है कि एक बंदा कीमती को तोहफा ले जाता है लेकिन सिर्फ 20% पे करता है, तो उसने 20% से 50% उसको कर दिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफा कर दूं कि जो पाकिस्तानी कानून है उसमें अगर 4 लाख से ऊपर की मालियत का गिफ्ट होगा तो वो कोई छोटा अहदेदार का अगर किसी को मिला भी होगा तो वो नहीं वसूल कर सकता, 20% नहीं पे करेगा, वो पूरा पे करेगा।
ठीक है, अगर 4 लाख से ऊपर होगा तो वो सदर और वजीर आजम वो पे करके 20% रायत के मुस्तहिक वो सदर और वजीर आजम है सिर्फ इस रायत के। तो खान साहब ने ये कानून जब 50% का मुतारफ करवाया, ये तोहफे उनको उनसे पहले मिले थे या 50% के बाद मिले? कुछ तोहफे उन्होंने 20% पर वसूल किए हैं, क्योंकि ये 2020 से लागू हुआ 50% का। अंडरस्टूड बात है कि वो 2018 में आए, तो 2018 से लेके ऑनवर्ड कुछ तोहफे उन्होंने 20% पर रिसीव किए। उसमें कुछ कफलिंग्स थी, कुछ अच्छी खास किस्म की कुछ बेशुमार चीज़ें थी। अब 2020 में उन्होंने क्या किया कि एक अपना इसकी 50% पेमेंट की, उसकी पेमेंट लगती है, वो अपना गिफ्ट वसूल कर लेते हैं। पेमेंट वसूल करने के बाद अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ कि उन्होंने बेसिकली गिफ्ट वसूल कर लेने के बाद बेच दिया, वो एक सेपरेट इशू है। ठीक है, गिफ्ट बेचने के बाद बेसिकली उसकी जो अमाउंट थी उसको अपने टैक्स के रिटर्नों में गोशवारों में शो करवाना था। ठीक है, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आई थिंक मे बी मिस्टेक हो गई, या उनके गोशवारों में उनके वकील ने उनके वो गिफ्ट शो नहीं करवाए, तो ये एक उनकी मिस्टेक समझ लें। लेकिन कानून में हमारे यहाँ पर इतनी करायत है कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अगर गोशवारों में कुछ रह जाता है तो आप दोबारा वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करके तो शो करवा सकते हैं कि ये चीज़ एक मेरी जो ना जानते बूझते हुए रह गई थी, इसको मैं दोबारा शो करवाना चाहता हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करने का राइट है हर पाकिस्तानी के पास है। ठीक है, अगर आपने गोशवारा को जमा करवाया है और आपका कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आप नहीं पहले शो करवा सके, लेकिन बाद में आपको पता लग जाता है कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी एक रह गई है, तो आप अपना एप्लीकेशन FBR में दे के तो उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एज ए गोशवारों में अपनी प्रॉपर्टी को शो करवा सकते हैं। इमरान खान साहब को भी जब पता चल गया था कि ये मेरी एक प्रॉपर्टी रह गई है, तो उसको उनको शो करवा देना चाहिए था। बेसिकली तो प्रॉपर्टी तो गिफ्ट तो उन्होंने पेमेंट करके ली, वो कानूनी हुआ। ठीक है, जो उनसे मिस्टेक हुई, जो उनसे मिस्टेक लें वो ये हुई कि उसको उसकी एक तो वो घड़ी को उन्होंने गोशवारों में शो नहीं करवाया, फिर उस घड़ी को फरोख्त कर लेने के पास जो उसकी जो अमाउंट आई उसको भी उन्होंने गोशवारों में आई थिंक शो नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये सारा एक रेफरेंस बना। लेकिन इस रेफरेंस में सिर्फ इमरान खान साहब नहीं थे, इसमें हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, और साथ में अपना आसिफ जरदारी साहब भी जितने। लेकिन एक ही रेफरेंस में 4 बंदों मुलव्वस थे, लेकिन सजा सिर्फ इमरान खान साहब। केस ट्रायल जो फाइनल हुआ वो इमरान खान साहब का हुआ, बाकी अभी सिर्फ फर्द जुर्म के ऊपर खड़े हुए हैं और उनके ऊपर केस तभी शुरू भी नहीं। तो बस फिर आप भी अब रुक जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप उस दरिया में या समंदर में कूद जाएं जिसका कोई किनारा ही ना हो, बाद में हम दोनों भी चले जाएं यहाँ से। तो अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी बात बताइएगा कि आजकल हमें लॉ में बहुत ज़्यादा इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्या आप समझते हैं ये सियासी माहौल बन रहा है सारा और आपसी इत्तेहाद ख़त्म हो सकता है इसमें, इसकी वजह से, या ये एक्टिविटी होनी चाहिए? अगर बेसिकली देखा जाए तो अभी तो आपको भी पता है कि इलेक्शन का माहौल तो क्रिएट ही नहीं हुआ। अदरवाइज अगर जिस मुल्क में 90 डेज में इलेक्शन होना हो तो वहाँ पर तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयारियां। मैं वकालत के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं समझा कि नहीं, वो तो उस पे मैंने आपको पहली कहा कि वकालत के इलेक्शन, बार के जो इलेक्शन होते हैं वो सालाना होते हैं। जो लाहौर बार है, जैसे हम लोग लाहौर बार में प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर फिक्स डेट है। एवरी ईयर जनवरी का जो 2nd वीक होता है वहाँ पर हमारे बार के इलेक्शन जनवरी में होने। अक्टूबर हर साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होने। ऐसे ही हाई कोर्ट की डेट हमारी फिक्स है कि फरवरी का जो लास्ट वीक है वहाँ पर हर साल इलेक्शन हमारे मुनक्कद होने। वहाँ पर कैंडिडेट्स अपने आप की अपनी कंपेन करते हैं, एडवोकेट्स को मिलते हैं, अपने मंशूर से वकीलों का आगाह करते हैं, एडवोकेट्स की वेलफेयर के हवाले से और भी मुख्तलिफ मामला के हवाले से वो एडवोकेट्स को मिलते हैं, जिसमें उनकी कॉर्नर मीटिंग्स चलती हैं, फिर अपनी कंपेन करते हैं। वो कंपेन तकरीबन अब तो हमारी कंपेन बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ हो गई है। वो इस हवाले से हो गई है कि ये हमारी लाहौर बार है, इसमें जो वोटर मेंबर है वो इस वक्त 13,000 के करीब, और जो मेंबरशिप है वो तकरीबन 20,000 ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है। वोटर मेंबर और मेंबरशिप दो डिफरेंट बाद में बताऊँगा। इसी तरह जो हाई कोर्ट है इसमें भी हमारे जो वोटर मेंबर हैं वो इस वक्त 35K के बराबर, 35,000 एडवोकेट्स जो इनरोल्ड हैं एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट। अब जो पूरे हाई कोर्ट के इलेक्शन हैं वो पूरी लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं और उसमें सारे मुख्तलिफ डिवीजन शामिल होते हैं। जो लाहौर बाहर है इसमें अब एक एडवोकेट के लिए 1 साल में उन
13,000 एडवोकेट्स को उसने मिलना होता है इन पर्सनली, इसने अपनी कंपेन चलानी होती है, कॉर्नर्स मीटिंग करनी होती है। तो इसलिए ये हमारी बहुत एक टफ कंपेन होती है। एक आई थिंक मेरे ख्याल में एक MP या MNA का जो इलेक्शन है ना, हाँ जी, वो आसान है, ये मुश्किल है। एक लाहौर बार के जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन या एक जॉइंट सेक्रेटरी की छोटी सीट है, लाहौर बार में एक सदर है, 4 नायब सदर हैं, फिर इस तरह जो ये मलिक साहब इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा टाइम लेंगे, आपका कीमती वक्त लेंगे, जिसमें इलेक्शंस के बारे में हम प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, क्योंकि आजकल हमारे बहुत से नौजवान वकालत की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, रुझान है, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी बात की। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मलिक साहब अपने कुछ चैम्बर के बारे में बताएं कि आपकी किधर है, और कोई केस से मुतालिक आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो एडवोकेट मलिक जुल्कुरनैन हामिद साहब से आप रब्ता करें। 2008 से प्रैक्टिस में हूँ, 2008 से ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे इनकी फिटनेस देखकर। 2008 से 2023 आ गया, तकरीबन मुझे 15 साल हो गए प्रैक्टिस में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हाई कोर्ट के केसेस जो मेरे डिसाइडेड केसेस हैं वो 400 प्लस हो चुके हैं माशाल्लाह। और जो लोअर कोर्ट्स के अगर काउंट करें तो वो मेरे कोई 15,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो मेरा रिकॉर्ड है, अगर मैं उनकी फाइलें ही काउंट करूं तो वो 15,000 के करीब मेरी फाइलें हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड रूम में उठा के रख दी जाती हैं। इस वक्त जो चल रहे केसेस है वो भी तकरीबन 2,000 के करीब लोअर कोर्ट्स में, इसमें हम लोग सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और मजिस्ट्रेट के केसेस को बोलते हैं, इसको हम लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने थोड़ी सी एज में इतना नवाजा, और हम लोग दोस्तों की और अपना क्लाइंट, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका कीमती वक्त का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वकालत से रिलेट, हम इंशाल्लाह ताला दोबारा इस पर डिबेट रखेंगे। थैंक यू सो मच।